सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। मैं पार्थ श्रीवास्तव आज यहाँ पर कराने वाला हूँ आपको आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर यानी कि एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कुछ 6 और इम्पॉर्टेंट MCQs। तो हमारी ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज का हमारा आज ये आई थिंक 7वां वीडियो होने वाला है, जहां पर हम इस चैप्टर के कुछ अच्छे MCQs देखेंगे। तो चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यानी कि यहां पर आपको एक ये एल्काइल बेंजीन दी हुई है, इस पे आपने एल्कलाइन KMnO4 डाला और फिर आपने इस पर एसिडिफिकेशन इसका किया, तब जाके आपको यहां पर ये प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमें ये बताना है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर आप एल्काइल बेंजीन जो होता है, एल्काइल बेंजीन जो होता है, आपका जो स्ट्रक्चर बना है, अगर आप इस पे एल्कलाइन KMnO4 या मान लीजिए एसिडिक भी डाल सकते हैं या एल्कलाइन भी डाल देते हैं, यहाँ पे अगर हम KMnO4 लेते हैं तब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका जो फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर आपका C डबल बॉन्ड के साथ एक O आ जाता है, एक और यहाँ पे ऑक्सीजन आता है और एक यहाँ पे K पॉजिटिव आ जाता है। ये यहाँ पर इसका चल रहा है रिएक्शन। ये जो आपका रिएक्शन देखने को लग रहा है, ये आपका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको यूज किया जाता है बेंजोइक एसिड की प्रिपरेशन में। बेंजोइक एसिड का प्रिपरेशन यहाँ पर इस रिएक्शन के थ्रू होता है। तो जैसा कि आपको ये यहाँ पे कंपाउंड मिल गया है, इसके बाद जब आप इसका एसिडिफिकेशन करवाते हैं H+H2O के प्रेजेंस में, तो आपको जाकर यहाँ पर लास्ट में एक बेंजोइक एसिड बन के मिल जाता है, जो कि आपका एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और यह आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये जो एल्काइल बेंजीन दी हुई है, इसके ऊपर ये रिएजेंट डालेंगे तो आपको पहले तो ये मिलेगा और दूसरे स्टेप में आपने इसका एसिडिफिकेशन किया हुआ है। तो अब एसिडिफिकेशन करने के बाद यहाँ पर आपका जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप आएगा, वो रहेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर, और कोई भी कार्बन एक्स्ट्रा या कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आपको जहाँ पे ये दिख रहा है वैसा आप यहाँ पे ऑप्शन देख के लगा सकते हैं। ए ऑप्शन में ही खाली एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर बन के आ रहा है और साथ में और कोई भी यहाँ पर कार्बन का ग्रुप बन के नहीं आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका एक अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था जेईई मेंस 2019 के किसी शिफ्ट में आया हुआ था। जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। सोचिए डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया गया है मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड का। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस अपना कंसेप्ट बिल्डअप करना था, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड इवन अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। इट इज ड्यू टू, मतलब क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल से भी ज़्यादा होता है उनके कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस के अकॉर्डिंगली। अब ऐसा क्यों होता है? तो मैंने आपको एक ही रीज़न बताया था कि इन सारे बॉइलिंग पॉइंट्स का जो मेन मुद्दा होता है, ये घूम फिर कर सिर्फ एक ही चीज़ पर आता है और वो होता है क्या? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो सबसे बढ़िया तरीके से होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल में भी होता है, लेकिन जितना बढ़िया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में देखने को मिलता है वैसा आपको कहीं और किसी फंक्शनल ग्रुप में देखने को नहीं मिलता है। इसका रीजन भी ये एक ही यही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके 2 ऑक्सीजन इन्वॉल्व रहते हैं और बाकियों में आप देखेंगे फंक्शनल ग्रुप में 2 ऑक्सीजन कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और भी बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप से ज़्यादा होता है। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ऑप्शन आपको कह रहा है मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं, ये नहीं होगा आपका,
फिर क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन। अरे भैया कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, लेकिन ये कोई रीजन थोड़ी ना होता है कि जो इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताएं। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, ये आपका सही है, यही रीजन मैंने अभी आपको बताया है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका नीट 2018 का PYQ है। ये क्वेश्चन नीट 2018 में आ चुका है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये आपका थोड़ा अच्छे लेवल क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपका है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यानी यहां पर आपको एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है, यहाँ पे 2 COH ग्रुप, और इसका ट्रीटमेंट अमोनिया के साथ किया जा रहा है, और फिर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हीटिंग भी हो रही है, और हमें बताना है कि लास्ट यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है। तो सबसे पहली बात, जब भी आप अमोनिया के साथ किसी भी कंपाउंड का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा उसके साथ आपको हमेशा अमोनियम सॉल्ट ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वहां पर कुछ यहाँ पे से NH3 इसको सब्स्टिट्यूट करके निकाल देगा और कुछ और यहाँ फॉर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि जो अमोनिया आपका रहता है, सिर्फ अमोनिया, ये डायरेक्टली आपका अमोनियम सॉल्ट बना लेता है, और इस स्ट्रक्चर पर जब भी अमोनिया जाएगा तो आपका यहाँ पर जो एक अमोनियम सॉल्ट बनेगा उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। देख लीजिए आप यहाँ पे, ये बेंजीन रिंग आपकी है, और यहाँ जो आएगा वो आपका COO और ये NH4+ हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका COONH4+ हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे NH4+? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ही आपका एक दिया हुआ है, और साथ में यहाँ पर एक नाइट्रोजन आ रहा है, 3 हाइड्रोजन आ रहा है, तो इन दोनों पे जाकर ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, और इसे हम एक तरीके का अपना अमोनियम सॉल्ट कहेंगे। ये आपका एक अमोनियम सॉल्ट है। अब यहाँ पे बात किया है कि एक केस तो हमने यहाँ पे कर लिया, दूसरा केस है स्ट्रॉन्ग हीट करने का। तो एक बात बताइए, स्ट्रॉन्ग हीट करने से पहले नॉर्मल हीट होगा कि नहीं? अरे भाई, किसी भी चीज को आप करोगे तो उसकी शुरुआत तो नॉर्मल से ही होगी, फिर वो बढ़ेगी। तो पहले यहाँ पर आपका यहाँ पर हीटिंग होगा, यानी कि आप यहाँ पे ये हीट करेंगे, ये नॉर्मल हीटिंग है। ये देख लीजिए, ये आपका मैं यहाँ पे नॉर्मल हीटिंग करा रहा हूँ, और जब नॉर्मल हीटिंग यहाँ पर होगा, नॉर्मल हीटिंग होगा, तो आपका यहाँ पर जो कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, वो स्ट्रक्चर यहाँ पर आपका एक एमाइड बन के निकलेगा। यहाँ पे एक एमाइड का स्ट्रक्चर बनेगा, और जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ आई थिंक ऐसा आपका बनकर प्रिपेयर होगा। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका बनके प्रिपेयर होगा, और यहाँ से जो होगा आपका 2 पानी यहाँ से निकल जाएगा। अब 2 पानी आप समझ गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 ऑक्सीजन यहाँ से भी 1 हाइड्रोजन, अरे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो ये जब निकला तो आपका ये कुछ स्ट्रक्चर बन गया, और ये आपका एक एमाइड है जिसका बहुत ही एक फेमस नाम है, और उस फेमस नाम का नाम क्या है? थालामाइड। ये आपका एक तरीके का थालामाइड यहाँ पर बन गया है, ये एक तरीके का अमाइड है। तो ये तो लेकिन नॉर्मल हीटिंग करके बना है। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें स्ट्रॉन्ग हीट करना है, यानी कि हमें इसको और ज्यादा यहाँ पर हीट करना है। तो और हीट अगर आप इसको यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका स्ट्रॉन्ग हीटिंग, मतलब इसको और ज्यादा हीट कर देंगे, एकदम गर्म कर देंगे बहुत ज्यादा। और बहुत ज्यादा जब ये गर्म हो जाएगा तो आपका जो स्ट्रक्चर बन के निकलेगा, यहां से फिर आपका जो बनेगा, यहां से भी आपका स्ट्रॉन्ग हीटिंग की वजह से क्या होगा, आपका यहां से भी जो अमोनिया रहेगा वो यहां से माइनस आउट हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, आपका NH3 जो रहेगा वो यहां से सब्स्टिट्यूट होके निकल जाएगा, क्योंकि यहां पर हीटिंग ज्यादा कर दी गई है। और जब ये ज्यादा हो जाएगी तो बेंजीन रिंग पे आपका क्या बचेगा, आपका देखिए यहां से ये NH2 आपका उड़ जाएगा, और एक जो आपका हाइड्रोजन रहेगा वो यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां पर बच जाएगा। और फिर जो आपका कुछ स्ट्रक्चर बनकर आएगा वो आई थिंक आपका लगभग कुछ ऐसा CO और इन दोनों से जुड़ा आपका एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनकर आएगा। तो ये जो आपका रिएजेंट बनकर तैयार होगा इसे हम कहेंगे थालीमाइड। यानी कि जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग होती है तब आपकी थालीमाइड की फॉर्मेशन होती है, और जब नॉर्मल हीटिंग होती है तब आपका थालामाइड यहाँ पे बन जाता है। तो अब
हमारे क्वेश्चन में यही पूछा ही गया था कि स्ट्रॉन्ग हीट करने के बाद हमें कैसा कंपाउंड मिलेगा। तो जो आपका कंपाउंड है वो कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा। अब स्ट्रक्चर में आप यहाँ पर देख सकते हैं, और चलिए एक बार देख भी लिया जाए कि कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो पहले स्ट्रक्चर में क्या है कि यहाँ पर COH ग्रुप और NH2 नहीं भैया, ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पर CONH2 CONH2, ओ ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो आपका स्ट्रक्चर बनकर आएगा ये जब आप नॉर्मल हीट करेंगे तब, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया है नॉर्मल हीटिंग करने पे या सिर्फ हीटिंग करने पे आपका कुछ ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग हीट का दिया हुआ है तो स्ट्रॉन्ग हीट करने पे ये स्ट्रक्चर आपका नहीं आने वाला है। अब तीसरा पे देखते हैं। अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O NH, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर शायद हमारा यहाँ भी बनकर आया है। इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, रीड्रॉ करके देखें, तो आपका स्ट्रक्चर जो रहेगा वो बेंजीन रिंग पे, क्या आपकी बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड O, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा एक डबल बॉन्ड रहेगा कार्बोक्सिल ग्रुप में, और NH जो है वो आपका कुछ ऐसे लग जाएगा। आई थिंक ऐसा स्ट्रक्चर आपका यहाँ बना हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सेम टू सेम स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर बना हुआ है। तो C ऑप्शन जो रहेगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर है, और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी आपके नीट एग्जाम के अंदर आया हुआ है। आई थिंक ये 2019 या 20 वगैरह का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर अच्छे से समझ लीजिएगा, वीडियो को आप बैक करके भी एक बार देख लीजिएगा अगर आपको वापस से समझने की यहाँ पर नीड है तो, और आप चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। हाँ, नेम रिएक्शन पे बेस्ड अभी क्वेश्चन आ गया है। ये जो नेम रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन आपका किस फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है, मैं आपको पहले 3 सेकंड के लिए टाइम देता हूं कि वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। 1 2 3। तो ये जो आपका हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन है ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का रिएक्शन होता है, और HVZ रिएक्शन, इसका शॉर्ट फॉर्म HVZ रिएक्शन इसको कहा जाता है। ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में तभी होता है जब उस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास एक अल्फा हाइड्रोजन हो। when it will have at least one alpha hydrogen। यानी कि जब भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के पास जब भी एक अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट होगा तभी HVZ रिएक्शन आपका काम करेगा, अदरवाइज HVZ रिएक्शन आपका नहीं काम करेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन होने का क्या मतलब है, यानी कि आपका ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसके साथ आपका कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप होना चाहिए। जैसे आपका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो यहाँ पे जो ये कार्बन जुड़ा है इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन दिया हुआ है, और जब भी अल्फा अल्फा हाइड्रोजन आपका ये होगा, आपका ये यहाँ पर बीटा ये दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ एक कार्बन होगा और उसके पास अगर हाइड्रोजन होगा तो वो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, और अगर ऐसा होगा तभी HVZ रिएक्शन आपकी काम करेगी। तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि हमें बताना है कि कौन सा कंपाउंड यहाँ पर HVZ रिएक्शन दिखाएगा। पहला वाला तो भूल कर ही मत मारिएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको HCOH ग्रुप दिया हुआ है, यानी कि ये जो हाइड्रोजन है ये आपका यहाँ पर एक ही कार्बन है, और अल्फा हाइड्रोजन होने का मतलब क्या है कि जब भी COH ग्रुप से आपका कम से कम एक CH3 ग्रुप कम से कम जुड़ा होना चाहिए, यानी कि कम से कम एक कार्बन और यहाँ पर होना चाहिए, तभी उसके हाइड्रोजन को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर और कोई कार्बन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो ये आपका एक अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, तो ये तो आपका नहीं ही होगा किसी भी केस में। सी में आपका एल्डिहाइड देगा नहीं, और ये जो है ये आपका एक कीटोन है, कीटोन भी देगा नहीं। बी ऑप्शन में आपका यहाँ पर RCH2COH, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिया हुआ है, साथ में एक कार्बन यहाँ है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, तो ये रिएक्शन आगे काम करेगी।
और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके CUET 2024 का क्वेश्चन है, यानी कि अभी जो रिसेंटली CUET बीता है उसी में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। सोचिए CUET में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे ही आराम के क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, इन थोड़े आराम के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके लिए। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में यहाँ पर आपके सामने 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, कौन सा कंपाउंड नहीं जाता है। सबसे पहले मैं आपको एल्डोल कंडेंसेशन की एक कंडीशन बता देता हूँ। एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है ये एल्डिहाइड और कीटोन शो करते हैं, और ये रिएक्शन तभी होता है जब एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों के पास कम से कम एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि जब तक एल्डिहाइड और कीटोन के पास कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तब तक एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो क्वेश्चन में तो यही पूछा ही है कि कौन सा कंपाउंड इन सब में से एल्डोल कंडेंसेशन को नहीं करेगा। तो चलिए ऑप्शंस को हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। ए ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ये कार्बन है इसके साथ एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है और एक CHO यहाँ है। तो अगर आप ध्यान से एक चीज देख रहे होंगे तो ये एक ऐसा कार्बन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। ध्यान से देखिए, ये कार्बन फर्दर 3 CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है और इसके खुद के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। और अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ही यही होता है कि डायरेक्टली जो फंक्शनल ग्रुप होता है उससे जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा रहता है उस कार्बन के पास कम से कम अल्फा हाइड्रोजन एक तो होना ही चाहिए, और इसके पास एक भी नहीं है। तो पहले ही ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन ये शो ही नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये चलेगा ही नहीं, ये वर्क ही नहीं करेगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। बी सी डी भी हम आपकी तसल्ली के लिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए जो फंक्शनल ग्रुप है इससे डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये आपका एक तरीके का कीटोन है। इसके पास भी देखेंगे तो ये जो आपका CO ग्रुप है इसके पास दो यहाँ पर R ग्रुप प्रेजेंट है और दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी देखेंगे तो इससे भी डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा है इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब इन तीनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, सिर्फ ये ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसके कार्बन के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपका ये लगभग नीट में शायद नीट एग्जाम में ही आया हुआ है। आई थिंक ये 2018 या 19 वगैरह का क्वेश्चन यहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन का भी अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैक करो। क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग एसिड्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। यानी कि हमें यहाँ पर ये जो 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं हमें लगाना है इनकी एसिडिटी के बेसिस पे, यानी कि इंक्रीजिंग एसिडिटी के बेसिस पे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन चारों कंपाउंड में आपको कुछ pKa लिख के दिया गया है, pKa और एक और pKa। तो एक बात तो सबसे पहले जान लीजिए, ये जो pKa होता है ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके Ka के। यानी कि ये जो आपका Ka होता है इसी को हम एसिडिटी कहते हैं, यही आपकी एसिडिटी होती है। यानी कि अगर हम pKa की वैल्यू को यहाँ पर इंक्रीज करेंगे तो आपकी एसिडिटी उतनी ही कम होगी। अरे भैया क्यों कम नहीं होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक को बढ़ाएंगे और दूसरा अगर उसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो वो तो कम होगा, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। तो अगर pKa आपका बढ़ रहा है तो Ka आपका यहाँ पे कम हो रहा है। यानी कि जिसकी pKa की वैल्यू इन सब में सबसे ज्यादा दी गई है उसकी एसिडिटी तो सबसे कम होने वाली है, और जिसकी pKa की वैल्यू सबसे कम दी गई है उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। एक बार फिर सुन लीजिए, जिसकी pKa की वैल्यू सबसे ज्यादा एसिडिटी उसकी उतनी ही कम, जिसकी pKa की वैल्यू जितनी कम एसिडिटी उतनी ही ज्यादा। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं सब में pKa की वैल्यू दी हुई है। तो एसिटिक एसिड आपका दिया हुआ है 4.76, यहाँ लिख लेते हैं अलग से पहले, यहाँ पे A का, और B का आपका दिया हुआ है 4.19 का, आपका C का दिया हुआ है 0.23 का,
और जो आपका डी दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है -7 का। यानी कि अगर आप इन सब ऑप्शंस पे गौर कर रहे होंगे तो इसकी तो पीके वैल्यू सबसे कम है, और अगर इसकी पीके वैल्यू सबसे कम है तो इसकी जो एसिडिटी होगी वो तो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्वर्स रिएक्शन रहता है तो इसकी तो एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। यानी कि ये जो आपका फोर्थ वाला है इसकी एसिडिटी तो सबसे ज़्यादा होने वाली है, तो ये तो आपका सबसे लास्ट में आने वाला है अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर की हम लोग बात करें। तो अब ऑप्शंस में देख लेते हैं कहाँ पे फोर्थ आपका लास्ट में दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एलिमिनेशन की ट्रिक्स अप्लाई किया करिए, क्योंकि एलिमिनेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपको स्मार्ट वर्क सिखाती है। आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपके पास बुद्धि भी है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी आपको आना चाहिए ऐसे टाइम पे। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपका 3 लास्ट में है, और 3 का तो नहीं है सबसे कम, 3 हाँ 3 इसके पहले जरूर आएगा। यानी कि फोर्थ अगर आपका यहाँ पे आ रहा है तो फोर्थ से पहले आपका यहाँ पे थर्ड आएगा, क्योंकि उसके बाद ही सबसे कम पीके वैल्यू इसकी दी हुई है सी वाले की, तो सी तो उससे पहले ही आने वाला है। तो ये तो आपका गलत हो गया, यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है। अरे भैया फर्स्ट की तो पीके वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसकी पीके वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो भैया इसकी तो एसिडिटी सबसे कम होगी। क्यों नहीं कम होगी भैया, पीके वैल्यू इसका सबसे ज्यादा है इन सब में, तो इसकी एसिडिटी तो सबसे कम होनी है इन्वर्स रिएक्शन की वजह से। तो ये जो है ये भी आपका गलत है, ये आपका सबसे पहले आएगा, सबसे आगे आएगा, मींस इसकी जो एसिडिटी है वो सबसे कम होगी। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, तो ये तो आपका पहले आएगा, तो ये भी नहीं होने वाला। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको फोर्थ दिया हुआ है, और डी की बात छोड़ दीजिए, डी भी फर्स्ट लास्ट में है, तो ये तो आपका होना नहीं है। सी ऑप्शन ही खाली आपका बच रहा है, और सी ही यहाँ पर आपका सही होगा। लेकिन एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं अच्छे से कि ऑप्शन यहाँ पे सही लिखे हैं कि नहीं। देखिए फोर्थ आपका सबसे लास्ट में है, बिल्कुल सही बात है। उससे पहले थर्ड आएगा, बिल्कुल। फर्स्ट जो है वो आपका सबसे पहले आएगा, तो बचा भैया बीच में खाली 2। और अगर आप देखेंगे तो ए के बाद सबसे ज्यादा पीके वैल्यू अगर किसी की दी है तो वो बी की ही दी हुई है, तो यहाँ पे 2 तो आपका आएगा ही आएगा। तो 1 2 3 4, 1 के सबसे कम, 4 के सबसे ज्यादा, 1 के आगे 2, 2 के आगे 3, 3 के आगे 4। यहाँ पे भी देखेंगे 1 के आगे 2, 2 के आगे 3, 3 के आगे 4, तो सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन करने में मजा आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा अब यहाँ पर क्या कह रहा है, आइए चेक करते हैं। In a set of reactions, metabromobenzoic acid gave product D, identify D। यानी कि ये जो आपका यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा रिएक्शन जो चल रहा है, हमें बताना है कि लास्ट में ये D यहाँ पर क्या बन रहा है, हमें यही यहाँ पर बताना है। तो अगर आप देखेंगे तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड से, जो कि ये स्ट्रक्चर आपका दिया हुआ है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका ये आपका मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड है, मेटा पोजीशन पे आपका ब्रोमीन लगा है, और यहाँ पे आपका COH ग्रुप लगा है, और यहाँ पर आपका SOCl2 लगा है। अगर आप देख रहे होंगे तो ये आपका यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो हमने अल्कोहल चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो आपका अल्कोहल होता है, जब आप इस पे SOCl2 यहाँ पर एड ऑन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक क्लोरीन यहाँ पर आता है, आपका OH जो रहता है यहाँ पर एक ऑक्सीजन इस SO को ले लेता है, और H जो रहता है वो एक Cl को ले लेता है। यानी कि 3 प्रोसीजर्स होते हैं, और आपका जो फाइनल यहाँ बन के बनता है वो आपका कुछ ऐसा होता है, RCl होता है यहाँ पे, और आपका SO2 गैस यहाँ पे निकल जाती है, और HCl गैस निकल जाती है। और मोस्ट सुटेबल मेथड इसको माना जाता है अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए भी। वैसा ही केस यहाँ पर भी आपका देखने को मिलता है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ ताकि आगे एक्सप्लेनेशन कर हो पाए। तो अब आपका यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि यहाँ पे भी आपका एक OH ग्रुप है, तो अब यहाँ पे भी वही सेम प्रोसीजर होगा। यहाँ पर एक Cl जो रहेगा वो इसके पास आ जाएगा, एक H जो रहेगा वो इसके Cl को लेगा, और एक ऑक्सीजन जो रहेगा वो इस SO को लेगा। तो यहाँ से आपका SO2 और HCl आपका निकल जाएगा, और जो B आपका यहाँ पर बन के आ रहा है, B आपका यहाँ पे बन जाएगा कुछ इस तरीके का कंपाउंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे ब्रोमीन रहेगा, और जो OH ग्रुप रहेगा वो यहाँ से खाली हो जाएगा, और यहाँ पे क्लोरीन आके लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा B बन गया है। तो ये आप B भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगले यहाँ पे प्रोसीजर में हमें C पे बताना है, C यहाँ पे क्या है।
अब देखते हैं सी में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे NH3 दिया हुआ है, यानी कि अब हम इस कंपाउंड में NH3 डाल रहे हैं। अब भैया NH3 यहाँ पर डाल रहे हैं, लेकिन अब यहाँ ये नहीं होगा कि यहाँ पे अमोनियम सॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि अमोनियम सॉल्ट तभी बनता है जब आप हीट करते हैं, नॉर्मल हीट करते हैं, और उस केस में जब यहाँ पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद नहीं होता है। तो इस केस में अब आपको यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पे आपका जो यहाँ से NH3 जो रहेगा, यहाँ से इसका एक हाइड्रोजन जो रहेगा वो जाएगा और इस Cl को लेके यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि आपका यहाँ से HCl निकल जाएगा, और यहाँ पे फिर आपका NH2 बचेगा, और ये NH2 जो रहेगा वो इस Cl के पास छोड़ के जो निकला है CO के साथ यहाँ पे NH2 लग जाएगा। ठीक है, तो आपका जो C बन के आएगा वो कुछ इस तरीके का बनकर आपका आएगा। ये आपकी बेंजीन रिंग, यहाँ आपका ब्रोमीन, और ये जो C डबल बॉन्ड O रहेगा ये यहाँ पे NH2 लग जाएगा। ये भी आपका एक तरीके का क्या हो गया, एमाइड हो गया, एमाइड। जब भी किसी कंपाउंड में CONH2 आ जाता है तो उसे हम बेसिकली एमाइड ही कहते हैं। अभी आपने एमाइंस चैप्टर नहीं पढ़ा है, एमाइंस चैप्टर भी आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। ठीक है, तो ये आपका C बनकर आया। अब यहां पर रिएजेंट क्या डाला हुआ है, NaOH and Br2, NaOH Br2। मैंने अभी तक इस लेक्चर में आपको ऐसा कोई कंपाउंड के साथ ऐसे रिएजेंट्स डाल के कोई रिएक्शन देखने को अभी तक नहीं मिला होगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये आपका नेक्स्ट चैप्टर में आता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नेम रिएक्शन में से एक है, जो मैं आपको इसके बारे में अगले चैप्टर में ही डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको इसका एक काम बता देता हूं कि ये जो NaOH और Br2 रहता है, इसका काम जो रहता है वो इस पर से अगर कोई भी कंपाउंड हो वहां पर अगर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है तो इसको ये पूरा का पूरा उड़ा देता है, यानी कि ये जो आपका ग्रुप है ये पूरा पूरा गायब कर देता है। और लास्ट में यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है, जैसे कि अगर इस स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर लें तो आपका ये बेंजीन रिंग रहेगा, यहाँ पर आपका ब्रोमीन रहेगा, और यहां से अगर CO ग्रुप उड़ गया है तो खाली यहाँ पे NH2 बचा हुआ है, तो वो NH2 यहाँ पे रह जाएगा, और यही आपका D ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनकर आएगा, यही आपका D यहाँ पर होगा। अब ऐसा स्ट्रक्चर आप ऑप्शंस में देख लीजिए कहाँ है। मेरे को जहां तक दिख रहा है ऐसा स्ट्रक्चर आपको D ऑप्शन में ही दिख रहा है। अरे भैया D ही पूछा था आइडेंटिफाई करने के लिए, इसका सही ऑप्शन भी D निकला, क्या कोइंसिडेंस है। तो ये आपका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनकर आएगा। ये क्वेश्चन भी आपका किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से आया हुआ है। आज मेजरली जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक आपको कराए हैं सब किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए हों, चाहे वो JEE में हो, नीट में हो, CUET में हो, और ये भी किसी एक एग्जाम का ही क्वेश्चन यहाँ पर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा। स्क्रीनशॉट चाहिए इस क्वेश्चन का तो ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं अपने वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है। आज यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े से 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कम करा रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि आज क्वेश्चंस के लेवल बहुत अच्छे थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस थे, इसलिए वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। अगर मैंने ऐसे और क्वेश्चंस को किए तो हम बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। फिलहाल चलते हैं अपने इस लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विद एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड, यानी कि यहाँ पर हमें ऐसा कौन सा यहाँ पर रिएजेंट है जो हमारा एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों ही, ये दोनों ऐसे, इनमें से किन रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं शो करते हैं। तो एसीटोन, पहली बात तो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया था। एसीटोन आपका ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये सबसे पहला कंपाउंड ही होता है कीटोन का, क्योंकि यहाँ पे 2 R ग्रुप रहते हैं तो ये तो सबसे पहला कंपाउंड है। और बेंजल्डिहाइड जो रहता है वो आपका PH से बेंजीन समझ लीजिएगा, CHO ग्रुप, यानी कि डायरेक्टली बेंजीन से आपका CHO ग्रुप लगा होता है। तो अब यहाँ पर इनमें से ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो इन दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। पहला क्या है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ये, बल्कि ये आपका यहाँ पे लंबा चौड़ा नेम जो लिखा हुआ है ये आपका सिंपली यही है, NaHSO3। ये जो आपका कंपाउंड होता है ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन शो करने के लिए यूज होता है एल्डिहाइड और कीटोन में, यानी कि ये जो रिएजेंट होता है ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ वर्क कर जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे बताना है कि इन दोनों के साथ जो रिएक्ट ना करता हो, तो ये ऑप्शन तो आपका पहले ही गलत हो गया। अब बी ऑप्शन देखते हैं। बी में क्या दिया हुआ है, फेलिंग सोल्यूशन। अब फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है, फेलिंग सोल्यूशन जो होता है वो आपका किस
कौन कौन से कंपाउंड्स इसको शो करते हैं? पहली बात, कीटोन तो दिखाते नहीं हैं, कीटोन शो नहीं करते हैं। एल्डिहाइड शो करते हैं, लेकिन सिर्फ वही एल्डिहाइड विच हैव एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस हो, सिर्फ वही एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन शो करते हैं। और कीटोन तो पहली बात तो फेलिंग शो करते ही नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें यहाँ पर एसीटोन, ये तो कीटोन हो गया एक, ये आपका एक कीटोन हो गया। और बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्टली, एक बार स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ बना के दिखा ही देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। ये बेंजीन है और यहाँ पर डायरेक्टली CHO ग्रुप है। अब यहाँ जो कार्बन है इसके पास तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इससे डायरेक्टली कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा ही नहीं है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस कहाँ से आएगा? ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप थोड़ी ना अल्फा हाइड्रोजन का कोई प्रेजेंस यहाँ पे बताएगा। तो ये आपका जो रहेगा फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो ना तो आपका कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा, ना ही इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो भैया मैंने आपको दिखाया ही है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों करते हैं। एल्डिहाइड जो रहता है जिसका अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वो प्राइमरी अल्कोहल के साथ यहाँ पे दे देता है बना के, ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करेंगे तो एल्डिहाइड को करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन हो वो आपका सेकेंडरी दे देगा, कीटोन के साथ आपका टर्शियरी मिल जाएगा। तो ये तो आपका सबका करेगा, ये तो होना नहीं है, और नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज के ये 8 क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। अब हमारा इस चैप्टर पर एक वीडियो और आने वाला है जिसमें हम एक कुछ और अच्छे MCQs को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो आपका अगला चैप्टर शुरू होगा वो होगा आपका एमाइड्स का। तो आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे ही गए हैं, जैसा कि मैंने आपको भी बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जहाँ पे भी आपको शेयर करना है अपने उन दोस्तों को भी कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, या जो अभी तक सो रहे हैं, इनके एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनको बताइए कि करना होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और वो होगा हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, चलते हैं हमें।